Morning students. Today I am going to start your chapter 4, and chapter 4 is the key elements of democratic government. Okay, so this chapter 4 is key elements of democratic government. So let me move now. All are you ready? Okay, I hope you study carefully this chapter again. So you all study chapter 3, and chapter 3 was what is government, and this is key elements of democratic government. Okay, so now in this chapter we are going to study the key elements. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझें कि जो हम लोगों ने पिछला चैप्टर क्या पढ़ा था बच्चों, कि व्हाट इज गवर्नमेंट. तो हमें पता है कि दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों में सभी देशों को चलाने के लिए वहाँ गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है. तो दुनिया के सभी देशों में सरकारें हैं, तो और उस देश को चलाने के लिए जो बॉडी होती है वो सरकार कहलाती है. तो ये बॉडी जो है देश को चलाने का काम करती है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग साउथ अफ्रीका का भी स्टोरी पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ है ना, डेमोक्रेसी कितना इम्पोर्टेंट है, और डेमोक्रेसी नहीं थी उससे पहले क्या स्थिति थी. ठीक है, तो हम लोग इसको, चूँकि ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको आप जान लेंगे तो इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी. ठीक है ना. तो जैसे कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में जो भी जब डेमोक्रेसी नहीं थी उस समय ए स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इट्स स्ट्रगल बिकम ए डेमोक्रेसी. कैसे डेमोक्रेसी हुआ, दस वी गेट टू नो व्हाट इट मीन्स टू बी ए डेमोक्रेसी. तो हम लोग जान पाएंगे कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है. हाउ पीपुल पार्टिसिपेट इन ए डेमोक्रेसी बाय इलेक्शंस, टेकिंग इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, ओके, सिटी क्रिटिसाइजिंग वेन एवर रिक्वायर्ड, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये भी पढ़ेंगे हम लोग. इक्वलिटी एंड जस्टिस भी पढ़ेंगे. ठीक है. तो चलिए हम लोग साउथ अफ्रीका एंड इट्स स्टोरी ऑफ बिकमिंग ए डेमोक्रेसी हम लोग देखेंगे. साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री दैट वाज पीपल ऑफ सेवरल रेसेज. वहाँ पे कई सारे रेसेज के लोग रहते थे. वहाँ मेनली जैसे देखें तो वहाँ देर आर 3 रेसेज के लोग वहाँ रहते थे. तो जैसे कि ब्लैक पीपुल, ठीक है, हु बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, वाइट हु बिकम्स टू यूरोप, जो जाकर के वहाँ सेटल हुए थे, एंड इंडियंस जो केम, है ना, एज ए लेबरर वहाँ गए थे काम करने या बिजनेस करने वहाँ गए थे और वहीं पे सेट हो गए. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना, तो साउथ अफ्रीका में जो कंडीशन थी वहाँ पे जब यूरोपियन लोग गए, वहाँ पे जो कम्युनिटी थी
साउथ अफ्रीका के लिए। तो वहाँ पे इन 3 रेसेस के लोगों में काफ़ी भेदभाव था। तो इस भेदभाव को, जैसे वहाँ पे जो कम्युनिटी थी साउथ अफ्रीका की, ट्राइबल पीपुल, वो जो ट्राइबल पीपुल वहाँ पे थी, उन लोगों का क्या काम था? वो लोग वहाँ के ब्लैक लोग थे और वो अपने में मस्त रहते थे। लेकिन जब वहाँ पे यूरोपियन लोगों की एंट्री हुई, उससे पहले ये लोग की अपनी माइथोलॉजी थी, अपना लैंग्वेज था, ठीक है। उसके बाद ये लोग अपने कल्चर में मस्त रहते थे, अपनी इनकी पहचान थी अलग। लेकिन साउथ अफ्रीका में जब यूरोपियन गए तो वहाँ पे जो नेटिव थे, जो ट्राइबल पीपुल थे, वहाँ के जो ब्लैक कम्युनिटी थी, उनको वो लोग बहुत ही सताने लगे और उनको मारने पीटने लगे। उनको वहाँ से पकड़ करके ले जाते थे। वो यूरोपियन पीपुल जो थे तब तक वो काफ़ी कुछ बना चुके थे, समंदर में शिप वगैरह भी बना चुके थे। उनके पास काफ़ी उस समय के अकॉर्डिंग उनके पास हथियार भी वो डेवलप कर चुके थे। तो वहाँ के लोगों पे वो जोर ज़बरदस्ती करने लगे और वहाँ उन लोगों की ज़मीनों को कब्जा करके वो लोग वहाँ अपना सेटलमेंट खड़ा करने लगे। और वो यूरोपियन जो पीपुल थे वो अपनी बैंक भी सेटल कर चुके थे, जो उनके आर्मी को फंड किया करते थे, ठीक है। तो ये जो सारी मैं बातें बता रहा हूँ, ये साउथ अफ्रीका में बेसिकली ये जो 3 रेसेस के लोग थे वहाँ कैसे पहुँचे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूरोपियन पहुँचे और वहाँ के ज़मीनों पे कब्जा किए, अपना सेटलमेंट किए वहाँ पे, और वहाँ के लोगों को काफ़ी प्रताड़ित करना शुरू किए और वहाँ से उनको अमेरिका ले आते थे। और दुनिया के कई देशों में स्लेवरी सिस्टम था, वहाँ उनको नौकर बना करके, दास बना करके रखते थे, उनके साथ काफ़ी अत्याचार करते थे और वहाँ से ले जा करके इनको बेचा भी करते थे। बेसिकली यूरोपियन जो वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों को इंसान समझते नहीं थे। वो समझते थे कि ये ब्लैक लोग जो हैं ये अभी पूरी तरह से मानव नहीं है, ठीक है। तो उन पे काफ़ी अत्याचार करते थे, इनको पकड़ के ले जाते थे और उन्हीं से उन्हीं के देश में काम करवाते थे, है ना। अब वहाँ उनका कब्जा हो गया था तो वहाँ उनको बहुत सारी चीज़ें मिली। खदान में जो भी सोना, चांदी, हीरे उनसे निकलवाते थे और अपने देश में ले जाते थे और उन लोगों पे अत्याचार भी किया करते थे। साउथ अफ्रीका वाज अर्ली गवर्न बाई अपार्थेड लॉ, है ना। अपार्थेड लॉ मतलब क्या था? वही यूरोपियन लोगों का वह कानून था। अब कहने का मतलब ये था कि अब 1961 में, आई होप 1961 में, अब वहाँ भी ब्रिटिश हुकूमत थी जैसे, तो हुकूमत ने सोचा कि नहीं, अब साउथ अफ्रीका को
फ्री कर दिया जाए, वहाँ एक सरकार बनाया जाए जो उस देश को चलाएगी। ठीक है, तो वो कौन चलाएगा वह देश? तो वो वाइट लोग ही चलाएंगे। ठीक है, तो वहाँ एक सरकार बनाई गई जो वाइट लोग ही उस गवर्नमेंट में थे, वही लोग मिनिस्टर थे, वही लोग रूलर थे, वही लोग चलाते थे। उसी को अपार्थेड लॉ कहा गया। ठीक है ना। तो वो इसमें न ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, न इंडियन कम्युनिटी के लोग थे, इनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इनकी सरकार कौन चुनता था? तो वही यूरोपियन वाइट लोग ही इनको वोट देते थे, वाइट लोगों की ही सरकार बनती थी। तो इसलिए ब्लैक लोगों का कोई रोल ही नहीं होता था उसमें, ऐसा कानून ही नहीं था। तो जो भी डेवलपमेंट होती थी वाइट लोगों के लिए होती थी। तो इस प्रकार से वहाँ वही बोले कि अपार्थेड लॉ जो है उसी को कहते हैं, जो साउथ अफ्रीका में यूरोपियन वाइट लोगों के द्वारा बनाया हुआ कानून को अपार्थेड लॉ, जिसके माध्यम से वह साउथ अफ्रीका में रूल करते थे। अपार्थेड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, है ना, द ब्लैक एंड कलर्ड पीपल मीन्स इंडियन पीपल। बेसिकली वो लोग वाइट और ब्लैक को कलर नहीं मानते थे, और इंडियन जो कम्युनिटी के लोग थे ब्राउन कलर के थे, तो इसलिए इनको कलर्ड पीपल कहा जाता था। तो वहाँ इंडियन कम्युनिटी के जो रेसेस थे उनको कलर्ड पीपल का नाम दिया गया था। ठीक है, तो द ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वी आर नॉट कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट। तो वो लोग कलर्ड और ब्लैक पीपल को अपने बराबर में नहीं समझते थे, वो उन लोगों के पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करते थे। जैसे हम लोग पुराने समय में इंडिया में भी जो ब्राह्मण लोगों की थी कि वो छुआछूत का भावना, अनटचेबिलिटी की जो भावना थी, वो उससे भी कहीं अधिक था। वो लोग तो ब्लैक कम्युनिटी को तो इंसान ही नहीं समझते थे। इनके लिए तो वो लोग जू में, ब्लैक लोगों को जू में भी रखते थे वो लोग। ठीक है, तो जब यहाँ पे सरकार हुई तो यहाँ ब्लैक लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे। ब्लैक लोग जब प्रोटेस्ट करने लगे तो उसी में एक नेता उभर के आए, नेल्सन मंडेला। ठीक है, साउथ अफ्रीकन पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक एंड इंडियन कलर्ड रेसेज ना। तो साउथ अफ्रीका में तो ब्रॉडली 3 रेस के पीपल रहते थे। ब्लैक कम्युनिटी थी, वाइट कम्युनिटी थी, और कलर्ड रेस था, कलर्ड पीपल थे जो इंडियन थे। अकॉर्डिंग टू लॉ दीज रेसेज वेयर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, to live near each other or even to use common facility। इनको कोई कॉमन फैसिलिटी भी नहीं थी। जो ये तीनों ब्लैक और कलर्ड पीपल एक साथ रह भी नहीं सकते थे। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, प्लेसेस थे, ये इन सब लोगों का अलग अलग व्यवस्था था, है ना। इनके लिए बस अलग थी, हॉस्पिटल अलग थी, ये लोग एक साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते थे, एक साथ बैठ बात नहीं कर सकते थे। तो हॉस्पिटल्स वेयर सेपरेट एंड सो वेयर एम्बुलेंस भी। यहाँ हॉस्पिटल एम्बुलेंस में जो वाइट लोगों की एम्बुलेंस होते थे उसमें काफ़ी फैसिलिटी होती थी, और ब्लैक वगैरह के लिए तो एम्बुलेंस होती नहीं थी, यदि मिलती भी थी तो वो बहुत ख़राब कंडीशन में थी। तो इस प्रकार से द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल। जो भी साउथ अफ्रीका में अच्छी जगह थी वह वाइट लोगों के लिए थी। लिव ऑन द रोस्ट अवेलेबल लैंड, और नॉन वाइट वी आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। उन लोगों को इलेक्शन में भाग लेने का भी नहीं था अधिकार।
वेन एवर ब्लैक पीपुल प्रोटेस्ट दे वेयर बीटेन, जब वो लोग कोई प्रोटेस्ट करते थे, कोई डिमांड करने के लिए प्रोटेस्ट करते थे, तो बीटेन अप मर्सीलेसली यानी बहुत क्रूरतापूर्वक बाय द पीपुल एंड ऑफ्टेन शूट डेड, है ना, तो उनको मार दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से साउथ अफ्रीका में ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर क्या था, अत्याचार हुआ करता था वहाँ के लोगों के द्वारा। जब भी ये लोग प्रोटेस्ट करते थे तो इन पर कार्रवाई किया जाता था, बुरी तरीके से इनको मारा पीटा जाता था। ठीक है, तो दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो वहाँ पार्टी बनी, लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फॉर द अपार्थाइड सिस्टम, और उन्होंने उस कानून के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी, बहुत साल तक वो जेल में भी रहे। फाइनली दे सक्सीडेड इन 1994, है ना, 1994 में वह विजय प्राप्त की एंड साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो था एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। कब बना? 1994 में। ठीक है, तो अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपुल ऑफ ऑल रेसेज वेयर कंसिडर्ड इक्वल। तब जा कर के वहाँ तीनों रेसेज के लोगों को इक्वल दर्जा मिला। ठीक है ना, तो ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबको इक्वल जस्टिस मिलता है, सब एक दूसरे से इक्वल होते हैं। और मैंने कहा था कि वाइट पीपुल तो ब्लैक लोगों को इंसान ही नहीं समझते थे, वो अलग अलग जगहों पे जू बनाए थे। जू में वो ब्लैक लोगों को रखते थे और वहाँ वाइट लोग जाते थे देखने के लिए दूर दूर से। तो इस प्रकार से वो ब्लैक लोगों को तो बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते थे एज ए ह्यूमन। ठीक है, तो वही हमने कहा कि ये नेल्सन मंडेला थे जो वहाँ के महान नेता जिन्होंने स्ट्रगल किया, इनको भी काफ़ी यातनाएं दी गई और बाद में वो सक्सीड किए, अपार्थाइड लॉ पे विजय प्राप्त किया उन्होंने, और 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई बच्चों। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 1994 में जब वहाँ डेमोक्रेसी हुई तब जा कर के कहीं वहाँ तीनों रेसेस के जो लोग थे, है ना, ब्लैक कम्युनिटी ना, और वाइट कम्युनिटी और कलर्ड पीपुल, जो इंडियन लोग थे उनको कलर्ड पीपुल कहा जाता था वहाँ, तो इन तीनों लोगों को जस्टिस मिली। ठीक है, नाउ अब हम लोग का अगला टॉपिक है पार्टिसिपेशन। ठीक है ना, तो पार्टिसिपेशन, पीपुल मेक द डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी में क्या है कि पब्लिक का गवर्नमेंट है, पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, पब्लिक को वोट देने का अधिकार होता है कि कौन सरकार बनाएगा। ठीक है, पब्लिक मेक द डिसीजन इन डेमोक्रेसी थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन, पीपुल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, पीपुल अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लीडर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपुल, ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं लोगों के तरफ से निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं लोगों के हित में। इन डूइंग सो इट इज़ एज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, ये लोग करते समय जनता के इंटरेस्ट का ध्यान में रख के काम करते हैं। ठीक है, तो ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड, और डेमोक्रेसी में जो सरकार बनती है उनका फिक्स पीरियड होता है। इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर्स, कोई भी सरकार चुनी जाती है और जो बनती है वो 5 ईयर्स के लिए बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चुनाव होता है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, एक बार जो सरकार बनती है उस 5 साल के लिए बनती है। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर
देन दे हैव टू बी री एलेक्टेड बाई द पीपुल। ठीक है, दोबारा से उनको चुनाव में आना पड़ेगा। यदि फिर उनको पब्लिक वोट देती है तो फिर वो दोबारा से सरकार बना सकते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाई रेगुलर इलेक्शन। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम वीडियो के इस पार्ट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। फिर अगले पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, और जब चैप्टर कंक्लूड करेंगे तो अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर की पूरी जानकारी आपके पास हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत